ओवर टू सोमदेव त्यागी जी। जी अनंत बिरादर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने परिचय ही नहीं दिया है, बल्कि एक आत्मीय भाव को व्यक्त किया है, और ऐसा आत्मीय भाव परिचय में व्यक्त हो, यह हमारे लिए बहुत सुखद है। आपको खूब खूब धन्यवाद है। आज रोग मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान INO, मूल रूप में सूर्या फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस वार्ता में हम सभी जीवन विद्या की रोशनी में मन स्वस्थता पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मित्रों, मुख्य रूप से नेचुरोपैथी के रूप में और इस पूरी जो अभियान सूर्या फाउंडेशन के बैनर के तले और INO के बैनर के तले चल रहा है, वो मानव को मानव के नजदीक ले जाने का है। जैसे ही अनंत ब्रदर जी ने कहा कि शिक्षा ही वो मूल काम है जो गर्भ संस्कार से शुरू होगा और जो पूरी शिक्षा में चलेगा। तो शिक्षा में ही मानव में कोई चेतना का परिवर्तन हो सकता है, कोई मानसिकता का परिवर्तन हो सकता है। संसार में सारी समस्याओं की जड़ है तो मूलतः आदमी की मानसिकता है। थोड़ा सा जैसा परिचय सर ने दे ही दिया है, मैं संक्षेप में कुछ लाइनें शेयर कर दूं, फिर हम बात को शुरू करेंगे। मैं और मेरा परिवार अभी रायपुर में रहते हैं, और रायपुर से 25 किलोमीटर दूर में 25 परिवार लगभग 90 एकड़ जमीन में 200 देसी गाय और प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक जीवन शैली के साथ में जी रहे हैं। जैसा कि जीवन विद्या का नाम आपके सामने आया, तो जीवन विद्या बेसिकली मध्यस्थ दर्शन की परिचयात्मक प्रस्तुति है, और ये 7 दिन के शिविरों के रूप में देश और विदेश में होता रहता है। आज की इस चर्चा को मैं प्राकृतिक चिकित्सा के संदर्भ में एक घटना याद आ रही है, तो मैं वहां से बात को शुरू करता हूं और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मित्रों, लगभग 20 साल पुरानी घटना है। हम रायपुर में हैं और एक बहुत अच्छा ग्रुप है, और मैं ये भी बात आपसे शेयर करना चाहूंगा कि ये जीवन विद्या अभियान के तहत इसमें किसी तरह का कोई संगठन नहीं है, कोई हायरार्की नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है। सभी लोग अपने अपने परिवार में एक सही बात को समझ के अपने परिवार में कैसे जिया जाए और दूसरे परिवारों के साथ में कैसे सहयोग में आया जाए, इस रूप में देश और विदेश में मिलकर काम करते हैं। तो रायपुर में एक बहुत पुराना नेचुरोपैथी सेंटर है, काफी रायपुर में उसकी स्थापना है। तो कभी 20 साल पुरानी बात है कि उन्होंने हमारे ग्रुप से संपर्क किया कि वो 200 लोगों का एक प्राकृतिक चिकित्सा का शिविर ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। उस प्राकृतिक चिकित्सा के शिविर के लिए उनको कुछ आर्थिक सहयोग की आवश्यकता थी, और किसी ने उनको बताया कि हमारा ग्रुप यदि उसमें सहमत हो जाता है तो आर्थिक रूप से जो योगदान की आवश्यकता है उसको हमारा ग्रुप आराम से कर देगा। तो उन्होंने हमारे ग्रुप के किसी एक व्यक्ति से, मूल व्यक्ति से संपर्क किया कि हम इस तरह का एक प्राकृतिक चिकित्सा का शिविर ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और आप इसमें हमारी मदद करें। तो इस क्रम में उन्होंने कहा कि वो सोम भाई को समझा दो, यदि उनको समझ में आ जाता है तो हम कर देंगे। तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया। मुझसे संपर्क करने के बाद जैसा उन्होंने कुछ बताया, तो मैंने कहा कि इस पे थोड़ी सी बैठ के चर्चा कर लेते हैं, मैं समझ लेता हूँ, क्योंकि मुझको भी अपने ग्रुप को वापस समझाना होगा। तो इस क्रम में जो कुछ उन्होंने बताया उससे ये निकल के आया, चर्चा में निकल के आया कि लोग बीमार क्यों होते हैं। तो मूल बात ये निकल के आई कि लोग संयमी नहीं है, लोग संयम से नहीं रहते हैं, इसलिए लोग बीमार होते हैं। तो लोग संयम से नहीं रहते हैं, अपने पैसे से अपनी जीवन शैली, एक गलत जीवन शैली को जीते हैं, और वो लोग बीमार होते हैं। और फिर वो लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि समाज के पैसे से उनको स्वस्थ रखा जाए, ये कितना उचित है। जब वो अपना पैसा खा के, एक खराब जीवन शैली जी के, खराब भोजन करके बीमार हो सकते हैं, तो फिर उनको अपना पैसा लगा के क्या ठीक नहीं होना चाहिए? क्या समाज का पैसा इसमें लगाने की जरूरत है? तो ये तर्क उनको स्वीकार हो गया। मैंने तो कुछ मजाक में भी कहा था, कुछ दिल से भी कहा था, लेकिन ये तर्क उनको स्वीकार हो गया कि मूल समस्या आदमी का नेचुरोपैथी से उसको ठीक करना एक भाग है, लेकिन मूल समस्या ये है कि वो संयमी नहीं है। तो सवाल खड़ा हुआ कि फिर इसके लिए क्या किया जाए। तो यहां से बात शुरू हुई कि आदमी संयमी क्यों नहीं रहता है। तो बात ये निकल के आई कि मानव की प्रकृति ही ऐसी है, प्राकृतिक रूप में मानव ऐसा ही है नेचर में कि वो जितने सुख के साथ जी रहा होता है उससे अधिक सुख की कामना के साथ होता है। उस सुख की तलाश में
यदि वो स्वयं को शरीर मानता है तो शरीर मानने के आधार पर वो इंद्रियों से सुखी होने जाएगा ही, क्योंकि उसके पास इंद्रियों से सुखी होने का ही दरवाजा उपलब्ध है, दूसरा कोई दरवाजा उसके पास उपलब्ध नहीं है। और यदि इंद्रियों से सुखी होने जाएगा तो बहुभोग अतिभोग की तरफ जाएगा, बहुभोग अतिभोग की तरफ जाएगा तो शरीर का दुरुपयोग करेगा, शरीर का दुरुपयोग करेगा तो बीमार होगा। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? तो पता चला कि प्रकृति में यदि मानव को देखें तो मानव भी एक प्राकृतिक इकाई है, पेड़ पौधा भी प्राकृतिक इकाई है, पशु पक्षी भी प्राकृतिक इकाई है। जितनी भी प्राकृतिक इकाई इस धरती पर हैं, यदि मानव के अलावा सभी इकाइयों को देखा जाए तो सभी प्राकृतिक इकाइयों का एक प्राकृतिक आचरण है। यदि सभी प्राकृतिक इकाइयों का, सभी नेचुरल एंटिटीज का एक नेचुरल बिहेवियर है, तो उसी तरह से मानव भी एक प्राकृतिक इकाई है, तो मानव का भी एक प्राकृतिक आचरण है, मानव का भी एक नेचुरल बिहेवियर है। लेकिन मानव के अलावा पेड़ पौधे पशु पक्षी अपने अपने आचरण के साथ हैं, मिट्टी पत्थर भी अपने आचरण के साथ है। तो मानव के अलावा सभी इकाइयां प्राकृतिक रूप में अपने आचरण के साथ हैं, प्रकृति में ऐसी ही व्यवस्था है। लेकिन मानव के लिए एक ऐसी व्यवस्था है कि मानव संस्कार अनुषंगी है, मानव समझपूर्वक किसी चीज को मानता है, मानव जैसा मानता है वैसा जीता है। तो मानव के पास में दो पूंजी है, जिसको कहा कि कल्पनाशीलता है और कर्म स्वतंत्रता है। तो मानव के पास फ्रीडम ऑफ थॉट है, फ्रीडम ऑफ वर्क है, जैसा मानव मानता है वैसा मानव जीता है। इसका मतलब है कि मानव ने मानव को जैसा है वैसा यदि नहीं जाना है और स्वयं को केवल शरीर माना है, शरीर मानने के आधार पर वो इंद्रियों से सुखी होने जाएगा ही और वो बीमार होगा ही। तो मूल बात यहाँ पे ये समझ में आई कि मानव प्रकृति में जैसा है, मानव नेचर में जैसा है, वो वैसा अपने आप को जानता नहीं है, इसलिए वैसा मानता नहीं है, इसलिए वैसा पहचानता नहीं है, इसलिए वैसा जीता नहीं है। तो मूल बात यह है कि मानव अपने प्राकृतिक होने के, अपने प्राकृतिक स्वरूप को जाने, ये उसकी आवश्यकता है। जब मानव अपने प्राकृतिक स्वरूप को जानता है तो उसमें यह समझ में आता है कि सुख तीन प्रकार का होता है। एक प्रकार का सुख वो है जो हम इंद्रियों से पाते हैं, जो क्षणिक है। दूसरे प्रकार का सुख वो है जो अपने आत्मीय संबंधों में हम जीते हैं, अपने संबंधों में बिना किसी गिला शिकवा शिकायत के जी सकें, अपने संबंधों में अपनों के साथ हम तृप्ति के साथ में जी सकें। क्योंकि मित्रों ये बात तो हमारे ध्यान में आती है कि हमने अपनों से सुख पाया, अपनों से दुख पाया कि परायों से पाया। हमने दुख अपनों से पाया, और अपनों से पाया और नजदीक आके कहें तो अपने आप से पाया। क्योंकि किसी ने 20 साल पहले मेरा अपमान किया था, उसने मेरा अपमान एक बार किया था, उसने एक बार दुख दिया था, लेकिन मैंने उस अपमान को, मैंने उस दुख को 20,000 बार याद किया है और 20,000 बार अपने आप को दुख दिया है। इससे यह भी पता चला कि मैंने जितना अपनों से दुख पाया है उससे ज्यादा मैंने अपने आप से दुख पाया है। क्योंकि मेरी अपने बारे समझ नहीं है, मेरे भीतर ये जो भाव और विचार की मशीन है, ये जो विचार मेरे भीतर 24 घंटे चलता है, ये जो भाव की धारा मेरे भीतर 24 घंटे बैठी है, उसके ऊपर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। तो दूसरे सुख के बारे में कहा कि अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जिया जा सके, ये हमारी दूसरी बात है। जो तीसरा कह रहे हैं कि हर इकाई का, इस अस्तित्व में हर इकाई के होने का कोई प्रयोजन है, कोई पर्पस है। प्रकृति में जितनी भी इकाइयां हैं उनके होने का कोई पर्पस है, मानव के भी होने का कोई पर्पस है। मानव अपने होने के इस पर्पस को नहीं पहचानता है, पर्पस को नहीं पहचानता है तो दिशाहीन होके जीता है, दिशाहीन होके जीता है तो उपलब्धि के रूप में कुछ हाथ में नहीं आता है। ये बेचैनी, ये बोरियत, ये उसके भीतर की कन्फ्लिक्ट उसको फिर गलतियां करने की तरफ ले जाती है। तो मित्रों, इससे एक बात ये समझ में आई कि जब एक मानव स्वयं को शरीर मानता है तो वो इंद्रियों से प्रभावित होता है, तो उसका मन इंद्रियों के अनुरूप चलता है। तो मूल स्थिति यह है कि मन शरीर को चलाता है, लेकिन जब मन शरीर से प्रभावित हो जाता है, आवेशों से प्रभावित हो जाता है, तो शरीर के अनुसार मन चलने के लिए बाध्य होता है। ये एक छोटी शक्ति बड़ी शक्ति को चलाती है, मन बड़ी शक्ति है, शरीर छोटी शक्ति है। छोटी शक्ति से प्रभावित होने के बाद, अपने से अविकसित से प्रभावित होने के बाद मन शरीर के अनुसार चलने के लिए बाध्य है। जब मन शरीर के अनुसार चलने के लिए बाध्य होता है तो मन विचार को अपने पक्ष में करना चाहता है कि उसके, उस मन के उस आवेश को पूरा करने के लिए विचार उसको सहयोग करे।
विचार उससे बड़ी शक्ति है, मन से बड़ी शक्ति वृत्ति है जिसमें विचार होता है। तो मन विचार को अपने अनुसार चलाना चाहता है, तो शरीर के अनुसार मन चलता है, इसका नाम, यहां से रोग पैदा होते हैं। मन के अनुसार विचार चले, विचार उससे बड़ी शक्ति है, इससे अपने भीतर में कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, अंतर विरोध पैदा होता है। विचार इच्छा को प्रभावित करता है कि वो इच्छा वृत्ति के अनुसार चले, तो मन के अनुसार वृत्ति चले, वृत्ति के अनुसार चित्त चले, चित्त वृत्ति से बड़ी शक्ति है, इस बीच में इसका नाम असंतोष है। वृत्ति बुद्धि से समर्थन मांगता है, क्योंकि यदि 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 चित्त को काम करना है तो उसको बुद्धि के समर्थन की जरूरत है। बुद्धि इसमें समर्थन देता नहीं है, यहाँ चित्त में असंतोष बना रहता है, इसलिए भोगने के लेवल पे अतृप्ति बना रहता है, मन के लेवल पे दुख बना रहता है, वृत्ति के लेवल पे अशांति बना रहता है, चित्त के लेवल पे असंतोष बना रहता है। जब हम स्वयं को शरीर मान के जीते हैं, इसका नाम ये दुर्घटना है, ये दुख है, इसी का नाम वियोग है। एक बढ़िया सूत्र है, स्वयं से स्वयं का विलगीकरण ही दुख है, स्वयं से अलग हो जाना ही दुख है। मैं स्वयं को नहीं पहचानता हूं, स्वयं को शरीर मानता हूं, स्वयं को शरीर मानने के आधार पर, मैं शरीर से सुखी होने के आधार पर, मन शरीर के अनुसार चलता है, वृत्ति मन के अनुसार चलता है, चित्त वृत्ति के अनुसार चलता है, इस सारे में अंतर विरोध बना रहता है, इसका नाम दुख है। इसी दुख से परेशान होकर, इसी कन्फ्लिक्ट से परेशान होकर फिर आदमी सुखी होने के लिए बहुभोग अतिभोग की तरफ जाता है, इसका नाम दुख है, इसका नाम वियोग है। यहां से अब हमको योग को समझने में मदद मिलेगी। तो मित्रों, योग का मतलब है मन शरीर को चलाता है, वृत्ति मन को चलाता है, चित्त वृत्ति को चलाता है, बुद्धि चित्त को चलाता है, आत्मा बुद्धि को चलाता है, और आत्मा परमात्मा में अनुभूत रहता है, आत्मा ईश्वरा अनुभूति के साथ में होता है। तो मूलतः जो प्राकृतिक स्वरूप है, मानव का जो प्राकृतिक स्वरूप है कि आत्मा परमात्मा में अनुभूत रहता है, आत्मा बुद्धि को चलाता है, बुद्धि चित्त को चलाता है, चित्त वृत्ति को चलाता है, वृत्ति मन को चलाता है, मन शरीर को चलाता है, और ये जीवन के प्रयोजन को समझ के चलाता है, इसका नाम योग है। तो हमारी पूरी यात्रा योग और वियोग के बीच में अटकी है। अनंत बरादर जी ने बहुत सुंदर कहा, यदि सही अर्थों में कुछ होगा तो वो शिक्षा से होगा। वो सही राजनीति से छोटे मोटे परिवर्तन आ सकते हैं, आंदोलन से कोई छोटे मोटे परिवर्तन आ सकते हैं, दोस्तों कोई बड़े परिवर्तन आएंगे तो आदमी की मानसिकता से कम में नहीं आएंगे। और आदमी की मानसिकता को बदलना एक दिन का काम नहीं है, ये शिक्षा का काम है, ये गर्भ काल से लेके पूरे विद्यार्थी जीवन का काम है। इस रूप में शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। तो शिक्षा का कुल इतना ही मतलब है, हम स्वयं को शरीर मानकर जीने की बजाय मानव समझकर जी सकें, इसी का नाम शिक्षा है। इसी को कहा जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन का नाम ही शिक्षा है। इसी को कहा ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस, इसी का नाम शिक्षा है। इसी का प्रयास अलग अलग स्तर पे जारी है। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा में अब तक हमारे ध्यान में ये बात आई कि ब्रह्मवश मानव स्वयं को शरीर मान के जीता है, शरीर मान के जीता है तो इंद्रियों के साथ सुख पाना उसकी मजबूरी है। इंद्रियों से सुख पाता है तो मन वृत्ति और चित्त के बीच में अंतर विरोध होता है, इसका नाम वियोग है। मन वृत्ति चित्त में योग हो जाए तो इसका मतलब है कि चित्त बुद्धि के अनुरूप चले, बुद्धि आत्मा के अनुरूप चले। ऐसा होने के लिए हमको मानव को उसके प्राकृतिक स्वरूप को समझना होगा। मानव के प्राकृतिक स्वरूप को समझने का नाम जीवन विद्या है। मानव के प्राकृतिक स्वरूप को समझने का नाम जीवन विद्या है। मित्रों, एक बहुत बढ़िया सूत्र है, संबंध है तो शोषण नहीं, शोषण है तो संबंध नहीं। फिर से रिपीट कर देता हूं, संबंध है तो शोषण नहीं, शोषण है तो संबंध नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हमने देखा कि एजुकेशन बढ़ने के साथ साथ ये ग्लोबल वार्मिंग पढ़े लिखे लोगों के कारण है कि अशिक्षित लोगों के कारण है, विकसित देशों के कारण है कि अविकसित देशों के कारण है, तो धीरे से हमारा ध्यान इस बात पे जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग विकसित देशों के कारण है, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के कारण है। इसका मतलब है इस वर्तमान शिक्षा से नेचर के साथ में अपना संबंध हमको समझ में नहीं आया, शरीर के साथ में अपना संबंध समझ में नहीं आया, शरीर का कोई पर्पस है वो हमको पता नहीं चला।
मानव के जीवन का कोई पर्पस है वो हमको पता नहीं चला। इसका अर्थ ये हुआ कि मानव का संबंध समझ में नहीं आया। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी है वैसे वैसे मानव के साथ जीने का भरोसा उसका बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है। तो मित्रों, हम इस तरह के शिविर, ये लगभग जीवन विद्या शिविर लगभग 8 दिन का शिविर होता है, जो मध्य दर्शन की परिचयात्मक प्रस्तुति है। और जिनको ये बात ठीक लगती है उसके बाद इस पे 12-13 बुक्स हैं जिसके आधार पे आगे का अध्ययन होता है। अभी जब हम शिविरों में बात कर रहे होते हैं तो हमको बहुत सारी शेयरिंग सुनने को मिलती है। उस शेयरिंग में हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, ऐसे केसेस हमको शिविरों में देखने को मिलते हैं जहां अभी नई नई शादी हुई है और लड़का ये कहता है कि देखो मैं रिलेशन में बहुत ट्रांसपेरेंट होकर जीना चाहता हूँ और जिंदगी का मतलब बंधन नहीं है, स्वतंत्रता है। तो मैं तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करूंगा, तुम मेरी स्वतंत्रता का सम्मान करो। तो यदि शादीशुदा होने के बावजूद मैं अपने परिवार में ही महीने में 2 बार 3 बार किसी दूसरी लड़की को लेके आता हूँ, उसके साथ बैठ के ड्रिंक करता हूँ, तो कहता है देखो मैं छुप के नहीं करता हूँ, मैं रिलेशन में ट्रांसपेरेंट हूँ, तुम भी ऐसे ही अपने मित्रों के साथ में जियो, इसमें मुझको बुरा नहीं लगेगा और तुम मुझको कोई रोक टोक मत करो। तो अभी मॉडर्निटी के नाम पे, रिलेशन में ट्रांसपेरेंट होने के नाम पे जिस तरह की जीवन शैली, चाहे हम लिव इन की बात करें या और तमाम आगे की बात करें, तो हमारे समय में जब हम शादी की बात करते थे तो मन में लड्डू फूटता था। अभी शादी के नाम पे बच्चे, युवा पीढ़ी डरी हुई है, वहां बम ही फूटता है। शादी के नाम पे हमारा विश्वास घटा है। इन तमाम चीजों को देखते हुए इस बात पे हमारा ध्यान जाता है कि ना तो हमको आदमी के साथ जीने का विश्वास बना है, ना हमको नेचर के साथ जीने का विश्वास बना है। तो इसका मतलब है मानव प्रकृति में जैसा है वो समझ में नहीं आया, इस पूरी नेचर के होने का कोई पर्पस है वो समझ में नहीं आया। तो इसका मतलब है मूल प्रश्न 3 ही है, ये संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है। ये 3 प्रश्नों का उत्तर यदि हमको मिलता है तो मेरी सुख की चाहना सही जगह में नियोजित हो पाती है। तो अपने संबंधों में मैं मानव के साथ संबंधों में जी के सुखी हो सकूं, मैं अपने जीने के पर्पस को, जीने के प्रयोजन को पा सकूं, मैं अपनी उपयोगिता के साथ में जी सकूं, अपनी उपयोगिता के संसार को फैलता हुआ देखता हूं तो उससे मैं तृप्त होता हूं। हर मानव में अच्छा करने की चाहना रखी हुई है। मैं नेचर के साथ अपने संबंध को पहचानता हूं तो मैं तृप्त होता हूँ, नेचर को पोषण कर पाता हूं तो मैं तृप्त होता हूं। पूरे अस्तित्व को देखेंगे तो उसमें क्रिएशन ही क्रिएशन है, मैं उस नेचर का एक पार्ट हूं। जब भी मैं क्रिएशन में शामिल हो जाता हूं, जब भी मैं अपने भीतर एक व्यक्तित्व को क्रिएट करता हूं, जब भी अपने परिवार में संबंधों में सामंजस्य को क्रिएट करता हूं, जब भी नेचर में पोषण को, प्रकृति को पोषण देता हूं, प्रकृति और सुंदर होती है, उससे मेरी सुंदरता की अभिव्यक्ति होती है। दोस्तों, ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है। इस प्रकृति के साथ हमको संबंध को पहचानने की जरूरत है। मैं एक छोटी सी शेयरिंग आपसे करता हूं क्योंकि एक तरफा शेयरिंग है। ये सारी शेयरिंग बहुत संवाद विधि से होता है और बहुत रोचक विधि से होता है। मैं एक छोटी सी शेयरिंग आपसे करता हूं जिसमें कि नेचर के साथ में हमारा संबंध के बारे में हमारी स्पष्टता बने। तो नेचर के बारे में जो मैंने सूत्र शुरू में बोला कि शोषण है तो संबंध नहीं, संबंध है तो शोषण नहीं, प्रकृति के साथ अपना संबंध मुझको स्पष्ट हो, उसके लिए एक छोटी सी शेयरिंग मैं आपसे करता हूं। मित्रों, जैसे आजकल पेट्रोल की बहुत बात होती है, लगभग 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है। तो इस बात को मैं संवाद के रूप में तो आपसे नहीं कर सकता हूं, एक तरफा ही मुझको कहना होगा। अभी हम भौतिक वस्तुओं के बारे में, हम अधिकांश लोग ये मानते हैं कि हम भौतिक वस्तुएं खरीदते हैं। जब खरीदने की बात करते हैं तो खरीदने के साथ में एक दुरुपयोग करने का अधिकार आता है, पॉजेसिविटी आती है। तो मैं लाइट ज्यादा जला रहा हूं, मैं पेट्रोल फूक रहा हूं, कोई मुझसे कहे कि तुम पेट्रोल वेस्ट कर रहे हो, लाइट वेस्ट कर रहे हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं खरीद के लाया हूं, मैं बिल देता हूं, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, खरीदने के साथ में दुरुपयोग करने का अधिकार आता है, एक सेंस ऑफ पॉजेसिविटी आती है, अधिकार संपन्नता आती है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। 100 रुपया देके मैंने 1 लीटर पेट्रोल खरीदा, तो सही अर्थों में पेट्रोल के लिए मैंने कितना पैसा दिया? जब पहली बार ऐसा पूछते हैं तो सामने वाला ये कहता ही है कि पेट्रोल के लिए 100 रुपया दिया है। थोड़ा सा और जोर देके पूछते हैं कि एक्चुअली हमने पेट्रोल के लिए कितना पैसा दिया, तो उसको लगता है कि कुछ टैक्सेस होते हैं,
जो सरकारों के पास चले जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो तो पेट्रोल के लिए नहीं दिया है, तो टैक्सेस को कम कर दीजिए। तो मान लीजिए 30 रुपए का टैक्स कम कर दिया, 70 रुपया बचा, तो 70 रुपया हमने 1 लीटर पेट्रोल के दिया, टैक्सेस हमने निकाल दिए। अब और सोचने की कोशिश करें कि सही अर्थों में 70 रुपए में से पेट्रोल के लिए हमने एक्चुअली क्या दिया। तो धीरे से और ध्यान जाता है, तो उसमें किसी का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को कम कर दें। और बात करते हैं, और ध्यान जाता है, उसमें रिफाइनरी लगी है, उसमें कुछ खर्चे होते हैं, और कम करें। तो कुछ लोग निकालने में लगे हैं, उसका भी पैसा लगता है। तो इस तरह से टैक्सेस निकाल दिया, प्रॉफिट निकाल दिया, ट्रांसपोर्टेशन निकाल दिया, जहां से कुएं से पेट्रोल निकाल रहे हैं उसको निकाल दिया। निकालते निकालते काफी नीचे पहुंच गए, 10 रुपए तक पहुंच गए। फिर और पूछते हैं, मान लीजिए इस 10 रुपए में से एक्चुअली पेट्रोल के लिए कितना दिया। तो धीरे धीरे जब हम इतना और सोचते सोचते नीचे आते 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 हैं, तो लास्ट में निकल के आता है कि जिस कुएं से पेट्रोल निकाला उसमें हमने वापस क्या डाला। तो दोस्तों, धरती से हमने जो रॉ पेट्रोल लिया, रॉ क्रूड ऑयल लिया, उसके लिए हमने धरती को वापस कुछ नहीं दिया। इससे ये समझ में आया कि पेट्रोल तो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। सॉरी, पेट्रोल हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, लेकिन फिर ये 100 रुपया किसकी जेब में गया। तो पेट्रोल निकालने से लेके, उसको साफ करने से लेके, और हमारे घर तक पहुंचाने से लेके, और टैक्सेस से लेके, प्रॉफिट से लेके, तो 100 रुपया किसी लोगों की जेब में चला गया। जिस कुएं से पेट्रोल निकाला उसमें वापस कुछ नहीं डाला। पेट्रोल हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, तो पेट्रोल के लिए हमने क्या दिया। तो पता चला कि पेट्रोल के लिए हमने कुछ भी पे नहीं किया, पेट्रोल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर 100 रुपया किसको दिया, तो पता चला 100 रुपया पेट्रोल को निकाल के हमारे घर तक पहुंचाने में लगा मानव श्रम है। तो हमने मानव श्रम के लिए पैसा दिया या वस्तु के लिए पैसा दिया, हमने पेट्रोल के लिए पैसा दिया या मानव श्रम के लिए पैसा दिया। तो पता चला कि मानव श्रम के लिए पैसा दिया, पेट्रोल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेट्रोल के लिए हमने कुछ नहीं दिया, कुछ दे भी नहीं सकते हैं, और कोई ईंधन हमारी जरूरत है। इस रूप में पता चला कि पेट्रोल हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, नेचर से मिला है, हमने कुछ नहीं दिया है, देने की हमारी कोई हैसियत भी नहीं है। एक बात का पता चला कि नेचर से पेट्रोल हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। अब एक एग्जाम्पल की चर्चा और करते हैं। मित्रों, हमने 1 यूनिट बिजली घर में जलाई, बिजली थर्मल पावर प्लांट से आती है। 1 यूनिट बिजली बनाने में जो कोयला और पानी थर्मल पावर प्लांट में यूज हुआ, उसके लिए हमने क्या पे किया। तो पता चला उसके लिए हमने कुछ भी पे नहीं किया। फिर 10 रुपया पर यूनिट हमने किसको पे किया। तो 10 रुपया पर यूनिट बिजली का कॉस्ट है, या 1 यूनिट बिजली बनाने में लगा मानव श्रम है। 10 रुपया पर यूनिट हमने मानव श्रम के रूप में पे किया है, या कोयला और पानी की कीमत हमने चुकाई है। तो फिर से पता चला कोयला और पानी नेचर में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट यूज किया है, उसके लिए हमने कुछ भी नहीं चुकाया है, चुकाने की कोई हैसियत भी नहीं है। हमने 10 रुपया पर यूनिट के रूप में जो कुछ भी दिया है वो मानव श्रम का दिया है, नेचर के किसी रिसोर्स का हमने कुछ भी नहीं दिया है। दोस्तों, फिर से पता चलता है कि नेचर का जो भी रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस रूप में अब हम सोच के देखें कि आज तक हमने क्या खरीदा है। ये अपने आप में एक सोचने के लिए क्वेश्चन है कि आज तक हमने फिर क्या खरीदा है। मैंने 1 किलो गेहूं खरीदा, तो गेहूं का बीज नेचर में था। गेहूं उगाने में मानव का श्रम ज्यादा है कि नेचर का श्रम ज्यादा है। तो इसका मतलब है गेहूं तो हमको नेचर से ही मिला है। तो 1 किलो गेहूं को मल्टीप्लाई करने में जो मानव का श्रम है, तो हमने मानव का श्रम चुकाया है। वस्तु हमको नेचर से मिला है, हर बार यही समझ में आएगा। एक एग्जांपल और ले सकते हैं। हमने 25 लाख की कार खरीदी। 25 लाख की कार में मान लीजिए 20 क्विंटल लोहा है। 20 क्विंटल लोहा, रबर, एल्यूमिनियम, जो लोहा रबर एल्यूमिनियम के रूप में जो गाड़ी में लगा है, उसके लिए हमने कितने पैसे दिए हैं। तो पता चला कि लोहा, रबर, एल्यूमिनियम हमको नेचर से मिला है। हमने 25 लाख रुपया दिया, वो मानव श्रम के लिए दिया है। धरती से लोहा निकालने में, एल्यूमिनियम निकालने में, उसको साफ करने में, गाड़ी का रूप देने में जो मानव श्रम लगा है, उसके लिए 25 लाख रुपया दिया है।
तो 25 लाख रुपए हमने मानव श्रम दिया है या वस्तु का दिया है, तो पता चला वस्तु फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कार तो फ्री ऑफ, कार में लगा लोहा एल्यूमिनियम तो नेचुरल रिसोर्स है, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए हमने कुछ नहीं दिया है, हमने केवल मानव श्रम दिया है। तो दोस्तों, अब यहां से हमारा ध्यान इस बात पे जाता है कि हमने सही अर्थों में क्या खरीदा है। तो कैसा लगता है, आज तक हमने क्या खरीदा है, क्या खरीदने की हमारी हैसियत है, और यदि हैसियत नहीं है तो इसको कैसा समझा जाए। यदि ये बात समझ में आती है तो वस्तु खरीदने के प्रति हमारा भाव पहले कैसा था, अभी हमारा भाव कैसा होगा, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इसको एक छोटे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। कभी मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने के लिए मेरे पिताजी मेरे को लेके गए थे किसी शहर में, हम उनके मित्र के यहाँ 10 दिन रहे। आप अपनी बेटी और बेटे के एडमिशन कराने के लिए किसी मुंबई, दिल्ली, किसी बड़े शहर में जाते हैं, अपने दोस्त के यहाँ 10 दिन 5 दिन रुकते हैं। आप दोस्त को किराया नहीं दे सकते, भोजन का पैसा नहीं दे सकते, लेकिन 5 दिन 10 दिन रुक के उसके यहाँ सुविधाओं का उपयोग करते हैं। तो आप उसके घर में कैसे रहते हैं? जितनी जिम्मेदारी के साथ हम अपने घर में रहते हैं, अपने दोस्त के घर हम उतनी ही जिम्मेदारी के साथ रहते हैं या उससे ज्यादा जिम्मेदारी के साथ रहते हैं? तो पता चलता है हम ज्यादा जिम्मेदारी के साथ रहते हैं। हमारी वजह से हमारे मित्र परिवार को कोई असुविधा ना हो, उनके किसी साधनों का दुरुपयोग ना हो, ऐसा हम उनके घर में 4 दिन 5 दिन 10 दिन जैसा रहते हैं। इस बात पे हमारा ध्यान जाता है कि ऐसा हम करते ही हैं। और जब हम वापस आते हैं तो क्या बोलते हैं, आप भी कभी हमारे शहर आना, हमको भी कभी सेवा का अवसर देना, उसके प्रति हमारी कृतज्ञता का भाव रहता है। दोस्तों, इस धरती पे हम ऐसे ही रहते हैं जैसे किसी मित्र के घर आए हैं, उसको कुछ वापस लौटा नहीं सकते, कुछ चुका नहीं सकते, और साधन का उपयोग करना हमारी जरूरत है। तो इस घर में हम कैसे रहेंगे? उस घर में हम उनके प्रति कृतज्ञता के साथ रहेंगे, ऋणी होने के भाव से रहेंगे, साधनों का सदुपयोग करेंगे। ये भाव स्वतः ही हमारे मन में आ जाएगा यदि हमारी ये क्लैरिटी होगी कि ये साधन मैंने खरीदा नहीं है, साधन मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूज किया है। इस रूप में हमारा भाव उसके साथ बना रहेगा। दोस्तों, एक एग्जाम्पल की ओर चर्चा करते हैं। एक शर्ट है जो मैंने खरीद के पहना है, एक शर्ट है जो मेरी प्रेमिका ने, मेरे भाई ने, मेरे मित्र ने, जिसको मैं बहुत प्यार करता हूं, उसने मुझको गिफ्ट दिया है। जब मैं गिफ्ट की गई शर्ट को पहनता हूं और जब मैं खरीदी हुई शर्ट को पहनता हूं, दोनों में क्या भाव होता है? दोस्तों, एक जड़ वस्तु शर्ट के रूप में भी भावपूर्ण हो जाती है जब वो किसी के द्वारा भावपूर्वक मुझको प्राप्त होती है। तो अभी तो हमारा एक जीते जीते हुए व्यक्ति के प्रति भाव नहीं है। यदि समझ बनेगी तो जड़ वस्तुओं के प्रति भी हमारा कोई भाव बनेगा, जड़ वस्तुएं भी भावपूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, जिस प्रकार एक माँ बाप अपने बच्चों के आने के पहले उनके आवश्यकता की सभी वस्तुओं को, सभी आवश्यकताओं को सजाने की कोशिश करते हैं, अपनी हैसियत से ज्यादा उनकी सुविधा का ख्याल रखते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, उसके लिए पूरा तन मन धन उसमें लगा देते हैं। दोस्तों, इस धरती पे मानव रूपी बच्चा प्रकट हुआ है। इस धरती माँ का, मदर अर्थ का ये मानव रूपी बच्चा प्रकट होना था, तो उसके लिए इस धरती माँ ने कितने साल मेहनत की? हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल, अरबों साल मेहनत हुई है ताकि इस धरती पे जब धरती का मानव रूपी बच्चा आएगा तो उसको किसी प्रकार की कमी ना हो। उसके लिए अलग अलग प्रकार की वनस्पति, औषधीय पौधे, इमारती पौधे, दालों के दलहन, तिलहन, सब्जी, गाय, वनस्पति संसार, पशु पक्षी संसार, ये सब कुछ इस धरती पे उपलब्ध हुआ ताकि मानव रूपी बच्चा इस धरती पे आएगा तो उसको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो एक माँ ने अपने बच्चों के लिए वो तैयारी की है जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। यदि ये हमको ध्यान में आएगा तो हमारा ध्यान कैसा बनेगा, उस नेचर के साथ हम कैसा जिएंगे, उस नेचर के रूप में हम कैसा जिएंगे, इस बात पे हमारा ध्यान जाता है। दोस्तों, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरे और ध्यान में आता है। पुणे में हमारे एक मित्र हैं जो आज व्यवसायी के रूप में बहुत बड़े आदमी हैं।
पुणे के बहुत सारे आईआईटी पार्क्स उनके हैं। कभी एक शिविर मैंने एमबी वैली में किया था, तो उन्होंने कभी एक अपनी जिंदगी की शेयरिंग किया कि जब वो छोटे थे तो किसी अनाथालय में वो पले। अनाथालय में पले तो खाना अच्छा नहीं था, परवरिश अच्छी नहीं थी। उन लोगों को शादी कराने वाले लोग अपने यहाँ शादियों में काम कराने के लिए ले आते थे, तो उनको खाना भी मिलता था और कुछ पैसा भी मिलता था। दोस्तों, जब खाना और पैसा मिलता था, उन शादियों में वो जाते थे तो खाने की बर्बादी को देखते थे, खर्चीली शादियों में पैसे की बर्बादी को देखते थे। उससे उनके मन में एक प्रतिक्रिया पैदा हुई कि ये महंगी शादियां ठीक नहीं है, ये बंद होनी चाहिए। जब वो ग्रेजुएशन में आए तो उन्होंने 20-25 लड़कों की एक टीम बनाई। जहां भी खर्चीली शादियां होती थी उनके सामने टेंट लगाते थे। टेंट लगा के खर्चीली शादियों का विरोध करते थे। तो कहीं थोड़ा बहुत झगड़ा होता था, कहीं बाताबाती होती थी, लोग नाराज होते थे। किसी की शादी के सामने आप टेंट लगा के शादी का विरोध करोगे। उन्होंने एक घटना सुनाई कि किसी मारवाड़ी के यहाँ शादी थी और शादी के बाद उन्होंने जाके टेंट लगा दिया। वो उनको अपने घर बुला के अंदर घर में लेके गए, बढ़िया खाने पीने बढ़िया खिलाया पिलाया, सेवा किया। और फिर उस मारवाड़ी भाई ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे वो गरीबी से संघर्ष करते हुए आगे बढ़े, कैसे उन्होंने पैसा कमाया। आज उनकी इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी की शादी है। वो अपनी बेटी की शादी में, उन्होंने मेहनत करके पैसा कमाया है, वो अपनी बेटी की शादी में खर्च क्यों ना करें। तुम्हारी बेटी होती तो तुम क्या करते, ऐसा उन्होंने पूछा। ऐसा बोल के वो भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू थे। उनकी आंखों में आंसू देख के हमारे वो मित्र जिनकी कथा मैं सुना रहा हूं, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। उनके पास कुछ बोलने के लिए उत्तर नहीं था। वो उठे और उठ के चल दिए, और उस दिन के बाद उनका वो आंदोलन खत्म हो गया। शिविर करने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा आंदोलन तो सही था, मैं तो सही था, पैसा बेशक तुम्हारा है, लेकिन दुरुपयोग करने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। नेचर, ये सारे साधन नेचर के हैं, ये सारे साधन नेचर के हैं, ये धरती के सभी मानव के लिए हैं, ये किसी एक मानव के दुरुपयोग करने के लिए नहीं है। मित्रों, आपको कुछ साल पहले की घटना याद होगी, जब शायद हमारे रतन टाटा विदेश में किसी होटल में झूठा खाना छोड़ के उठ के चले गए थे, और वेटर ने आके उनको कहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो बेशक आपने खाने का बिल दिया है, आपने खाने का पैसा दिया है, लेकिन वेस्ट करने का अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन अमूल्य है। तो दोस्तों, जिस तरह से मानव खरीदने बेचने की चीज नहीं है, उस तरह से यह भी पता चला कि प्राकृतिक संसाधन भी अमूल्य हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि मात्र 50-100 साल पहले आदमी को बेचने खरीदने की प्रथा थी। मात्र 25-50 साल पहले हमको ये समझ में आया कि आदमी आदमी के साथ विश्वास और सम्मान के साथ जीने की चीज है, आदमी खरीदने बेचने की चीज नहीं है। किसी समय में जिसके पास जितने ज्यादा दास होते थे वो उतना बड़ा आदमी कहलाता था। आज विश्व में सामाजिक रूप में, संवैधानिक रूप में कम से कम आदमी को खरीदना बेचना अपराध है। सामाजिक रूप में भी अब इसको कुरीति माना जाता है। दोस्तों, यदि हम शिक्षा का मानवीयकरण कर पाए, अभी शिक्षा का मशीनीकरण है, शिक्षा का राक्षसीकरण है, शिक्षा का हम मानवीयकरण कर पाए, मानव के होने की समझ शिक्षा में दे पाए, तो हमको ये भी समझ में आएगा कि जिस तरह से मानव खरीदने बेचने की चीज नहीं है, मानव व्यवसाय करने की चीज नहीं है, मानव लाभोन्माद की चीज नहीं है, उसी तरह से प्राकृतिक संसाधन भी धरती के सभी मानव का है। खरीदने से उसका अधिकार मेरा, उपयोग करने का अधिकार मेरा होता है, दुरुपयोग करने का अधिकार मेरा नहीं है। ये भी हमको समझ में आएगा। ये समझ में आएगा तो हमारा क्या भाव बदलेगा, क्या हमारे भीतर बदल जाएगा। दोस्तों, आज की डेट में सरकारी संपत्ति को हम जिस तरह से दुरुपयोग करते हैं, समाज की संपत्ति को हम जिस तरह से दुरुपयोग करते हैं, अपने घर में पैसा आ जाने के बाद में जिस तरह से हम साधनों का दुरुपयोग करते हैं, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और फैमिली वार्मिंग की स्थिति हमको दिखाई देती है, यदि ये प्रकृति के साथ इन पूरी चर्चाओं में, यदि प्रकृति के साथ ये संबंध हमको स्पष्ट होगा, तो मैंने जैसा कि पहले भी कहा, संबंध है तो शोषण नहीं, शोषण है तो संबंध नहीं, ये हमको स्वीकार होगा तो ये शोषण हम नहीं करेंगे। इस चर्चा को हमने सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ में करके देखा, बड़े लोगों के साथ में करके देखा। इस चर्चा को सुनते सुनते लोग इस तरह से भावुक होते हैं। एनआईटी रायपुर, जिसके मैगजीन अनंत बरादर जी आपको दिखा रहे थे, एनआईटी रायपुर में 2002 से लेके 2004-5 तक काफी सघन रूप से काम हुआ। कलाम साहब राष्ट्रपति रहते हुए एनआईटी में उस काम को देखने के लिए आए। कलाम साहब ने राष्ट्रपति रहते हुए
2006 में जो देश के नाम संबोधन करते हैं उसमें जीवन विद्या को लेके 3 मिनट जीवन विद्या पे कहा, यदि जीवन विद्या को शिक्षा में शामिल किया जाए तो इससे शिक्षा काफी बेहतर हो सकती है। कलाम साहब राष्ट्रपति रहने के दौरान लगभग 6 बार उन्होंने आमने सामने बैठकर इस बात को समझने का प्रयास किया, इस बात को आगे बढ़ाया। दोस्तों, उसी एनआईटी का एक बच्चा इस चर्चा को सुनने के बाद, 3rd ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक लड़का इसी चर्चा को सुनने के बाद उसकी आंख में आंसू थे, शरीर कांप रहा था, खड़ा होकर बोलता है, सर मैं समझ पा रहा हूं, डायमंड से ज्यादा कीमती चीज आलू है। आलू का आदमी के जिंदा रहने में कोई योगदान है, डायमंड का आदमी के जिंदा रहने में कोई योगदान नहीं है। डायमंड का कोई इंडस्ट्रियल यूज हो सकता है, लेकिन सही अर्थों में कहा जाए तो जिस तरह से स्वयं को शरीर मानने के आधार पर हमने भौतिक वस्तुओं का अधिमूल्यन किया है, सामान से सम्मान की तलाश में हम गए हैं, सुविधाओं से सुख की तलाश में गए हैं, इससे तमाम अपराध ने जन्म लिया है। इसलिए यदि हम मानव के साथ में संबंध को पहचान पाएंगे, मानव का प्रकृति के साथ में संबंध को पहचान पाएंगे, मानव अपने प्राकृतिक स्वरूप को पहचान पाएगा, मानव यदि स्वयं में अपने प्राकृतिक स्वरूप को पहचान पाएगा तो मानव एक प्राकृतिक मानव होगा, वो नेचुरल ह्यूमन बीइंग होगा तो उसका बिहेवियर भी नेचुरल होगा, उसकी जीवन शैली भी नेचुरल होगी, उसकी खेती भी नेचुरल होगी, उसकी नेचुरोपैथी, उसका चिकित्सा भी नेचुरोपैथी होगा। मैं इस बात को भी कहना चाहूंगा, अभी नेचुरोपैथी में ज्यादातर हम शरीर के बारे में बात करते हैं, यदि नेचुरोपैथी में सही अर्थों में हम मानव की समझ, उसके प्रयोजन की समझ, उसके संबंध की समझ, वो कैसे अपने परिवार में शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होकर जी सकता है, यदि इस समझ को भी पेशेंट के साथ में शेयर करेंगे, पेशेंट का हमारे साथ एक भावनात्मक कनेक्ट बनेगा, पेशेंट अपने पूरे परिवार को लेके आएगा। पूरे समाज में नेचुरोपैथी को फैलने की आवश्यकता है, पूरे परिवार में, पूरे समाज में मानव के स्वयं को प्राकृतिक स्वरूप में पहचानने की आवश्यकता है। प्राकृतिक मानव होगा, प्राकृतिक जीवन शैली होगी, प्राकृतिक उत्पादन होगा, प्राकृतिक खेती होगी, तो प्राकृतिक चिकित्सा होगी, तो ये जन जन तक पहुंचेगी, घर घर तक पहुंचेगी। इसको पहुंचने की आवश्यकता है, लेकिन मानसिक परिवर्तन से कम में ये काम नहीं होगा। हमारे 2 केंद्र हैं, एक केंद्र की बात तो अनंत ब्रादर जी ने की, दूसरा एक केंद्र बिजनौर के पास डॉक्टर रण सिंह आर्य हैं, वो भी आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को मिला के एक सेंटर चलाते हैं। 10-10 दिन के शिविर होते हैं, पूरे साल शिविर लगभग फुल रहते हैं, क्योंकि वहां पेशेंट जब आके रहते हैं तो उनके साथ में उनके मानसिक परिवर्तन का भी काम किया जाता है। मानसिक परिवर्तन के साथ में जब शरीर को लाभ मिलता है तो घर लौटने के बाद वो मानसिक परिवर्तन, वो मानसिकता में आया परिवर्तन उसकी जीवन शैली को, उसके स्वस्थ रहने को उसको मदद करता है और इस रूप में बात दूसरों तक पहुंचती है। तो प्राकृतिक जीवन शैली को स्थापित किए बिना प्राकृतिक चिकित्सा घर घर तक पहुंच पाएगी ऐसा कहना मुश्किल है। तो प्राकृतिक चिकित्सा की स्थापना के लिए मानव स्वयं में प्राकृतिक हो जाए, प्राकृतिक जीवन शैली को पा जाए, वो प्राकृतिक शिक्षा पा जाए। इसलिए शिक्षा के प्राकृतिक होने की जरूरत है। शिक्षा प्राकृतिक हो जाएगी, मानव प्राकृतिक हो जाएगा, समाज अपने आप में प्राकृतिक हो जाएगा, ये सब कुछ सज पाएगा। मित्रों, बहुत सुखद संभावनाएं हैं। आपके साथ बातचीत करने का मौका मिला, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक तरफा बातचीत को इतने ध्यान से सुना। मेरे कहने में कोई कमी रह गई हो, क्योंकि बहुत कम समय में जिस बात को मैं आपके सामने कहने की कोशिश की है, इसको 8 दिन के पूरे शिविर के रूप में कहते हैं। जिनको लगता है कि इसको पूरा समझना है, उसके लिए 6 महीने का रेजिडेंशियल कोर्स रायपुर में चलता है। देश में अलग अलग जगह 2 साल के कोर्स के रूप में हर 2 महीने में 8 दिन के लिए लोग लगातार मिलते हैं। तो इस रूप में एक लंबी बात थी जिसको मैंने कम समय में कहने की कोशिश की। सूर्य फाउंडेशन को, रोग मुक्त भारत अभियान को और आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने मुझको सुनने के लिए अवसर दिया, समय दिया, खूब खूब धन्यवाद। नमस्कार।